हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थियों के लिए एक प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं, अभ्यास श्रृंखला चला रहे हैं। और आज की क्लास के अंदर हम व्यावसायिक अध्ययन के जो प्रश्नोत्तर हैं उसको डिस्कस करेंगे। मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित जो है वो प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। अभ्यर्थियों की अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को कम कर छोटे समूह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है। अगर हम बात करें कि भाई अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को कम कर छोटे समूह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो भाई बड़ी संख्या किसमें होती है? भर्ती में। और भर्ती के बाद की प्रक्रिया कौन सी होती है? वो होती है चयन। तो अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को कम कर छोटे समूह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चयन कहा जाता है। भाई आज कोई भी अगर सरकारी नौकरी निकलती है तो आपने देखा ही है कि उसके लिए कितने सारे आवेदन प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना होता है कि जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं सभी की सरकारी नौकरी लग जाए। तो सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो देखिए, तो भर्ती के अंदर बड़ी संख्या होती है लेकिन चयन उसमें से कुछ ही लोगों का होता है। तो वही वाली बात जो है यहाँ पर पूछी गई है कि अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को कम कर छोटे समूह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कौन सी है? वो है चयन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न। संस्था की मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक नियुक्ति व्यूह रचना का विकास करना मानव संसाधन नियोजन है। यह परिभाषा दी गई है। भाई संस्था की, कोई भी व्यावसायिक संस्था होती है या कोई भी संस्था होती है, तो संस्था की मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक नियुक्ति व्यूह रचना का विकास करना मानव संसाधन नियोजन है। मानव संसाधन नियोजन का अर्थ ही क्या होता है? संस्था संस्था की जितनी भी मानव संसाधन की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी क्या करना? पूर्ति करना। यही उद्देश्य मानव संसाधन नियोजन का होता है। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है क्रीटनर ने। किसने दी है? क्रीटनर के द्वारा जो है ये परिभाषा दी गई है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। डैश के अनुसार मानव संसाधन नियोजन आंतरिक क्रियाओं तथा बाह्य वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर संगठन के कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करना है। तो इसके अंदर आंसर होगा स्टोनर, फ्रीमैन व ग्रिलबॉट जू के अनुसार मानव संसाधन नियोजन आंतरिक क्रियाओं तथा बाह्य वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर संगठन के कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का क्या करना है? निर्धारण करना है। तो ये परिभाषाएं जो हैं बच्चों थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से मानव संसाधन नियोजन की विशेषता है। निम्न में से मानव संसाधन नियोजन की विशेषता है। कर्मचारियों की भावी उपलब्धता का अनुमान लगाना बिल्कुल मानव संसाधन नियोजन की विशेषता है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों की भावी उपलब्धता का अनुमान लगाया जाता है। सही समय पर सही संख्या में सही स्थान पर कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी मानव संसाधन नियोजन की विशेषता है, क्योंकि इसके माध्यम से सही समय पर सही संख्या में सही स्थान पर कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। संगठन की आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना बिल्कुल योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करके संगठन की आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना भी मानव संसाधन नियोजन की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी।
उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सारी की सारी विशेषताएं जो हैं ये मानव संसाधन नियोजन की है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन नियोजन का तत्व है। मानव संसाधन नियोजन में कौन कौन से तत्व जो हैं शामिल हैं? भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान, बिल्कुल मानव संसाधन नियोजन में कर्मचारियों की भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है, यह तत्व मानव संसाधन नियोजन में शामिल है। विद्यमान संसाधनों का विश्लेषण, बिल्कुल जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनको एनालिसिस किया जाता है और उसी के आधार पर भावी आवश्यकताओं का क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। मानव संसाधनों की उपलब्धता पर विचार, ये भी मानव संसाधन नियोजन का तत्व है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी तत्व जो हैं मानव संसाधन नियोजन में क्या है, शामिल हैं। क्योंकि मानव संसाधनों की उपलब्धता पर विचार भी किया जाता है, वर्तमान संसाधनों का विश्लेषण भी किया जाता है, भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान भी लगाया जाता है। तो जहां अनुमान, विश्लेषण, विचार ऐसे शब्द आ जाते हैं वो सभी के सभी किस में शामिल होते हैं, नियोजन में शामिल होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य है। मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य है संगठन हेतु योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बिल्कुल मानव संसाधन नियोजन किया ही इसलिए जाता है, ये मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य है। विद्यमान कार्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, बिल्कुल प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यमान कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, ये भी मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य है। मानव संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना, बिल्कुल ये भी मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी उद्देश्य मानव संसाधन नियोजन के हैं। ये योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है, विद्यमान कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है और मानव संसाधनों के दुरुपयोग को भी रोकता है। तो ये सारे के सारे उद्देश्य जो हैं मानव संसाधन नियोजन के हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया का भाग नहीं है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बताइए निम्न में से मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया का भाग नहीं है। मानव संसाधन आपूर्ति का पूर्वानुमान, मानव संसाधन मांग का पूर्वानुमान, मानव संसाधन आवश्यकता का निर्धारण, मानव संसाधन वेतन का निर्धारण, ये मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया का भाग नहीं है। क्योंकि वेतन का निर्धारण जो है वो चयन के बाद, तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं और वेतन का निर्धारण जो भी है वो हाई अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। तो ये तो एक तरीके से क्या करता है कि आपूर्ति का पूर्वानुमान, मांग का पूर्वानुमान और आवश्यकता का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो नियोजन के अंदर वेतन का निर्धारण शामिल नहीं होता है ना। तो इसके अंदर आपूर्ति, मांग और आवश्यकता तो आ जाएंगे, लेकिन वेतन का निर्धारण जो है ये मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। वेतन जो भी होता है ये संस्था की पॉलिसीज के अंतर्गत आता है ना। उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी को डिसाइड किया जाता है। तो सैलरी इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। तो ये एक तरीके से मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया में इसको शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक तत्व है। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक तत्व है सुपरिभाषित उद्देश्य। बिल्कुल उद्देश्य जो है वो सुपरिभाषित होने चाहिए कि भाई किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों की भर्ती करनी है। मानव संसाधन नियोजन के लिए पृथक विभाग होना चाहिए और प्रभावी सूचना प्रणाली, यानी कि एक नियोजन की सफलता के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है। तो सुपरिभाषित उद्देश्य होने चाहिए, पृथक विभाग होना चाहिए और एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होना चाहिए।
अगर ये तीनों चीजें हैं तो नियोजन सफल जरूर होगा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, संस्था में नए कर्मचारियों की आवश्यकता का कारण है पदोन्नति। बिल्कुल, पदोन्नति होने से प्रीवियस सीट जो होती है वो खाली हो जाती है। पदावनति होने से भी एक स्थान रिक्त हो जाता है। सेवानिवृत्ति के कारण भी स्थान रिक्त होता है। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। भाई, नए कर्मचारी की आवश्यकता क्यों पैदा होती है? किसी कर्मचारी का प्रमोशन हो गया तो उसकी जो प्लेस थी वो खाली हो गई। किसी कर्मचारी का डिमोशन हो गया तो उसकी जो प्लेस थी वो खाली हो गई। कोई कर्मचारी रिटायर हो गया तो उसकी जो प्लेस थी वो खाली हो गई। तो जब भी स्थान रिक्त होगा तो नए कर्मचारी की आवश्यकता तो होगी ही होगी। तो नए कर्मचारी की आवश्यकता में ये सभी कारण क्या हैं? इंक्लूड हैं। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, डैश के अनुसार, डैश के अनुसार भर्ती संभावित कर्मचारियों के स्रोतों का निर्धारण करने, व्यक्तियों को कार्य अवसरों के बारे में सूचित करने तथा उन संभावित प्रार्थियों को संस्था में आकर्षित करने की प्रक्रिया है जो कार्यों को निष्पादित करने की वांछित योग्यता रखते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है डेल एस बीच ने। किसने दी है? डेल एस बीच ने जो है ये परिभाषा दी है। तो आपको बच्चों क्या है, परिभाषा को जो है अच्छी तरीके से क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। कर्म परिभाषा को याद करना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। तो थोड़े से ये स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न हैं ये आपको थोड़े से क्रैमिंग करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस की, क्योंकि क्रैमिंग जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो आपको थोड़े से याद रखने ही पड़ेंगे। तो ये परिभाषा किसकी है? डेल एस बीच की है। किसकी है? डेल एस बीच की है। नेक्स्ट देखिए, भर्ती करने पर चयन करना अनिवार्य है, आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनिवार्य नहीं। जरूरी नहीं है कि जिसने भर्ती के लिए आवेदन किया है उसका चयन किया जाए। अगर उसमें योग्यता होगी तो ही उसका चयन किया जाएगा, वरना उसका चयन नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि भर्ती करने पर चयन करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव संसाधन प्रबंध में शामिल नहीं है। मानव संसाधन प्रबंध में शामिल नहीं है। परामर्श देना, भर्ती करना, निष्पादन मूल्यांकन, लाभों का मूल्यांकन। लाभों का मूल्यांकन जो है वो मानव संसाधन प्रबंध का पार्ट नहीं है। परामर्श देना मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है। भर्ती करना मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है। निष्पादन का मूल्यांकन करना भी मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है ना, एक कर्मचारी की। लेकिन निष्पादन मूल्यांकन क्षमता का, निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन करना भी जो है मानव संसाधन प्रबंध में आता है। लेकिन लाभों का मूल्यांकन जो है ये मानव संसाधन प्रबंध में शामिल नहीं है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ये मानव संसाधन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भर्ती की आवश्यकता का कारण है। भर्ती क्यों की जाती है? संस्था का विकास व विस्तार, स्थानांतरण, पदोन्नति व पदावनति। बिल्कुल, संस्था के यदि विकास और विस्तार की संभावना है तो आपको कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पड़ेगी। यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण हो जाता है तो भर्ती की आवश्यकता पड़ेगी। यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति हो जाती है तो भी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि किसी कर्मचारी की पदावनति हो जाती है तो भी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कर्मचारी का या तो स्थान रिक्त होगा, स्थानांतरण से स्थान रिक्त हो जाता है, पदोन्नति से स्थान रिक्त हो जाता है, पदावनति से स्थान रिक्त हो जाता है, और यदि संस्था का विकास और विस्तार करना हो तो भी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है।
तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भर्ती के बाह्य स्रोत में शामिल नहीं है। भर्ती के बाह्य स्रोत में शामिल नहीं है। तो देखिए, विज्ञापन भर्ती के बाह्य स्रोत में आता है। शैक्षणिक संस्थाएं यानी कि कैंपस रिक्वायरमेंट जो है, ये भी भर्ती के बाह्य स्रोत में आती है। लेकिन जो प्रशिक्षणार्थी होता है, ये एक तरीके से संस्था का ही कर्मचारी होता है। तो एक तरीके से जो प्रशिक्षणार्थी है, यदि उसको परमानेंट कर दिया जाता है, किसी रिक्त पद पर उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, तो एक तरीके से ये संस्था के आंतरिक स्रोत का ही क्या होता है? पार्ट होता है। तो प्रशिक्षणार्थी एक तरीके से वो व्यक्ति होता है जो किसी योग्य कर्मचारी के निर्देशन में काम को सीखता है, और जब वो योग्य हो जाता है तो उसको रिक्त स्थान पर क्या कर दिया जाता है? स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये एक तरीके से आंतरिक स्रोत में आता है, ये बाह्य स्रोत में नहीं आता। तो इसका आंसर होगा प्रशिक्षणार्थी। क्या होगा? प्रशिक्षणार्थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्रम संघ भर्ती का स्रोत है, यानी कि श्रम संघ भर्ती का कौन सा स्रोत है? आंतरिक है, बाह्य है, आंतरिक व बाह्य दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य स्रोत है। श्रम संघ जो होते हैं ये संस्था के बाहर के होते हैं, और यदि इनसे किसी कर्मचारी की भर्ती की जाती है तो वो बाह्य स्रोतों से भर्ती कहलाती है, आंतरिक स्रोतों से भर्ती नहीं कहलाती है। यानी कि एक तरीके से जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, यदि इनके थ्रू अगर किसी कर्मचारी को संस्था में नियुक्त किया जाता है तो ये संस्था के बाह्य स्रोत से भर्ती कहलाती है, आंतरिक स्रोत से भर्ती नहीं कहलाती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए, डैश एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न डैश किए गए प्रार्थियों में से योग्य एवं उपयोगी व्यक्तियों को चुना जाता है। भर्ती चयन, चयन भर्ती, चयन प्रशिक्षण, भर्ती प्रशिक्षण। तो यहाँ पर आएगा, चयन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न भर्ती किए गए प्रार्थियों में से योग्य एवं उपयोगी व्यक्तियों को चुना जाता है। भाई, भर्ती के माध्यम से जितने भी प्रार्थियों ने आवेदन किया है, तो चयन प्रक्रिया के द्वारा उनमें से योग्य एवं उपयोगी व्यक्तियों को क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो सही स्टेटमेंट क्या बन रहा है कि चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न भर्ती किए गए प्रार्थियों में से योग्य एवं उपयोगी व्यक्तियों को चुना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण नहीं पूछ रहे, यहाँ पर पूछ रहे हैं मानव संसाधन नियोजन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग प्रोसेस का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो संस्था के उद्देश्यों का विश्लेषण, कार्य मूल्यांकन, कर्मचारियों की नियुक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। सबसे पहले प्रथम चरण पूछा है, तो प्रथम चरण में तीनों तो आ नहीं सकते, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? मानव संसाधन नियोजन करने से पहले संस्था के उद्देश्यों का विश्लेषण करना होगा। क्या करना होगा? संस्था के उद्देश्यों का विश्लेषण करना होगा। तो नियोजन प्रक्रिया में कोई सी भी नियोजन प्रक्रिया हो, उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट को ही क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। जब तक उद्देश्यों का निर्धारण नहीं होता तब तक नियोजन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती, चाहे वो कोई सी भी नियोजन प्रक्रिया हो। तो नियोजन प्रक्रिया का हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? उद्देश्यों का विश्लेषण। बिना उद्देश्यों का विश्लेषण किए आप प्लानिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है, उसके बाद ही प्लानिंग क्या होती है? स्टार्ट होती है। जब तक ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं होंगे तब तक प्लानिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, तो चाहे वो कोई सी भी प्लानिंग हो। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, चयन की विशेषता है, यह भर्ती
भर्ती बाद की प्रक्रिया है, यह नकारात्मक होता है, यह सकारात्मक होता है। 1 एवं 2, तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, चयन की विशेषता है, यह भर्ती के बाद होता है बिल्कुल, और यह नकारात्मक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एवं 2। सकारात्मक तो चयन होता ही नहीं है, सकारात्मक तो भर्ती होती है। तो चयन जो है वो हमेशा भर्ती के बाद स्टार्ट होता है, और यह क्या होता है, नकारात्मक होता है, क्योंकि इसमें सभी को नियुक्त नहीं किया जाता, जो योग्य एवं कुशल होते हैं उन्हीं को चुना जाता है, सभी को नहीं चुना जाता। तो 1 व 2, इसका आंसर होगा 1 एवं 2। नेक्स्ट देखिए, सही क्रम में व्यवस्थित है चयन, भर्ती प्रशिक्षण चयन, भर्ती चयन प्रशिक्षण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा थर्ड। पहले भर्ती की जाएगी, फिर चयन किया जाएगा, फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसी भी कर्मचारी, जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी किसी संस्था में नियुक्त होने होते हैं, उनकी पहले भर्ती की जाती है, फिर उनमें से योग्य एवं कुशल अभ्यर्थी को चुना जाता है, फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सही क्रम क्या है, भर्ती चयन प्रशिक्षण। सही क्रम क्या है, भर्ती चयन प्रशिक्षण। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अनुबंधात्मक होता है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, भर्ती चयन दोनों, दोनों नहीं, तो इसका आंसर होगा चयन। चयन हमेशा क्या होता है, अनुबंधात्मक होता है, क्योंकि चयन में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, और जब भी किसी संस्था में आपको अंतिम रूप से चुना जाता है तो आपसे बंद पत्र भरवाया जाता है, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या किया जाता है, सिग्नेचर कराया जाता है कि भाई इस संस्था के अंदर आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, आपकी ये अथॉरिटी होगी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आपको सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, ओरिएंटेशन दिया जाता है। तो चयन हमेशा क्या होता है, अनुबंधात्मक होता है चयन। क्लियर, क्योंकि इसमें संस्था भी आपसे अनुबंध करती है और आप भी संस्था से अनुबंध करते हो, तो हमेशा एक तरीके से अनुबंधात्मक क्या होता है, चयन होता है। नेक्स्ट, कैश एक संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग निश्चित उद्देश्य हेतु ज्ञान व चातुर्य सीखते हैं। तो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी ज्ञान और चातुर्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है, अनुशासन, समन्वय, प्रशिक्षण या ज्ञान। तो इसका आंसर होगा प्रशिक्षण। ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग निश्चित उद्देश्य हेतु ज्ञान एवं चातुर्य सीखते हैं। सिलेक्शन के बाद हमेशा आपको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण किस लिए दिया जाता है, ताकि आप उस कार्य को करने से संबंधित ज्ञान एवं चातुर्य को, यानी कि योग्यता को, कुशलता को क्या कर सको, सीख सको। तो प्रशिक्षण एक संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग निश्चित उद्देश्य हेतु ज्ञान व चातुर्य सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैश के अनुसार प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि की जाती है। तो ये परिभाषा किसने दी है, यदि हम इस परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा दी है फिलिप्पो ने। तो फिलिप्पो ने कहा है कि प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में क्या की जाती है, अभिवृद्धि की जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रशिक्षण से क्या होता है, आपको किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो कौशल चाहिए, वो आपको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो फिलिप्पो ने भी यही कहा है कि प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में क्या की जाती है, अभिवृद्धि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण हैं, यानी कि मानव संसाधन प्रबंध की विशेषताएं हैं। यह कला है, यह विज्ञान है, यह पेशा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रबंध हमेशा क्या है, कला और विज्ञान। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है कि मानव संसाधन प्रबंध एक कला और विज्ञान है। क्या है, कला एवं
विज्ञान है। प्रबंध हमेशा कला एवं विज्ञान कहलाता है। प्रबंध करना ही कला और विज्ञान है, तो चाहे कोई सा भी प्रबंध हो वो कला और विज्ञान दोनों है, पेशा नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि प्रबंध अभी पेशे की श्रेणी में अग्रसर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं बना है। तो मानव संसाधन प्रबंध एक कला है और एक विज्ञान है। फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी संस्थान में कर्मचारियों से संबंधित कार्य किस विभाग का है? तो कर्मचारियों से संबंधित कार्य करने वाला विभाग क्या कहलाता है? उत्पादन विभाग, सेवी वर्गीय विभाग, विपणन विभाग, प्रचार प्रसार विभाग। सेवी वर्गीय विभाग। मानव संसाधन विभाग को सेवी वर्गीय विभाग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी संस्था में कर्मचारियों से संबंधित कार्य करने वाला जो विभाग होता है उसे सेवी वर्गीय विभाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भर्ती के कार्य निम्न विभाग करता है, तो वही आंसर सेवी वर्गीय विभाग। इजी प्रश्न है। तो भर्ती के कार्य कौन सा विभाग करता है? सेवी वर्गीय विभाग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चयन प्रक्रिया में किसका चयन किया जाता है? कुशल व्यक्ति का, आवेदक का, अकुशल व्यक्ति का, अर्धकुशल व्यक्ति का। तो मैंने कहा चयन नकारात्मक होता है, चयन में हमेशा कुशल व्यक्ति का चयन किया जाता है। सभी आवेदकों का चयन किया जाए ये जरूरी नहीं है। चयन में हमेशा किसका चयन किया जाता है? जो व्यक्ति क्या होता है, योग्य होता है। तो एक तरीके से चयन प्रक्रिया में कुशल व्यक्ति का चयन किया जाता है। नेक्स्ट, भर्ती के बाद का कार्य है चयन। भर्ती के बाद चयन आता है और चयन के बाद क्या आता है? प्रशिक्षण। तो भर्ती के बाद का कार्य क्या है? चयन। नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षण का आशय है किसी विशिष्ट कार्य हेतु ज्ञान में अभिवृद्धि करना, चातुर्य में अभिवृद्धि करना, योग्यता में अभिवृद्धि करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रशिक्षण से ज्ञान, चातुर्य और योग्यता तीनों में क्या होती है? अभिवृद्धि होती है। तो प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारी के ज्ञान, चातुर्य और उसकी योग्यता में क्या की जाती है? अभिवृद्धि की जाती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षण में निम्न में से क्या शामिल है? व्यक्ति व कंपनी के प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करना। सबसे पहले इसमें यह देखा जाता है कि किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। विकास उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना। बिल्कुल। फिर प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करने के बाद जो किस प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, और उसके बाद ये देखा जाता है कि उसके द्वारा जो प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है वो कितना प्रभावशील है। तो एक तरीके से इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। प्रशिक्षण में निम्न में से क्या शामिल है? एक्चुअल में एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से क्या शामिल है। तो भाई प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंदर पहले तो क्या किया जाता है? किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसकी पहचान की जाती है। फिर उस प्रशिक्षण को प्रदान करने के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है तैयार किया जाता है। फिर उस कार्यक्रम के माध्यम से उस कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के बाद जो कार्यक्रम तैयार किया गया था वो कितना प्रभावशील साबित हुआ उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा विकल्प 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही प्रशिक्षण प्रक्रिया में क्या है? एक तरीके से शामिल हैं या प्रशिक्षण में शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, आगामी मानव संसाधन की सरलतम अनुमान विधि कौन सी है? प्रवृत्ति विश्लेषण। इसको आप याद कर लीजिए कि आगामी मानव संसाधन की सरलतम अनुमान विधि है। तो यानी कि आने जो मानव संसाधन की जो सरलतम अनुमान विधि है वो है प्रवृत्ति विश्लेषण। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये क्लास जो है खत्म हो गई, और आपको यदि मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। और यदि आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।